नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसर संतोष वर्मा ने ब्राह्मण की बेटियों को लेकर जो विवादित बयान दिया है, उस पर सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष, दोनों ही दलों के नेता, दोनों ही तरह के ब्राह्मण नेताओं ने एक के बाद एक इस पर सख्त कार्रवाई की बात की है और सरकार से कहा है कि इस पर गंभीर कार्रवाई होनी चाहिए। यह गंभीर प्रवृत्ति का मामला है। मध्य प्रदेश से निकलकर मुद्दा अब देश के तमाम दूसरे राज्यों में चला गया। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं ने जिनमें कुछ केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो भी ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की सरकार से इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की बात कही है। लेकिन आज मैं आपके सामने जो खुलासा करूंगा, आज मैं आपके सामने जो तथ्य रखूंगा, उन तथ्यों को सुनकर देखकर आप चौंक जाएंगे और आप उनको देखकर यह कहेंगे कि यह क्या अंधा कानून है। अंधा कानून और अंधा जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग। एक छोटा सा आदमी अगर छोटी सी गलती कर दे, गलत जाति पर प्रमाण पत्र बना ले, कोई सरकारी गलती हो जाए, समय पर बिल ना भर पाए, चाहे वो पानी का हो, बिजली का, तो कट जाता है। लेकिन गठजोड़, ऊपर बैठे पदों पर अधिकारियों का गठजोड़ अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे, आप हिल जाएंगे। संतोष वर्मा की जो रची हुई दुनिया है, जो मायाजाल है, इस मायाजाल का, इस फर्जीवाड़े का खुलासा आज मैं करूंगा। और जब मैं करूंगा तो मध्य प्रदेश हिल जाएगा और कहेंगे मध्य प्रदेश के लोग और देश के लोग, वाकई मध्य प्रदेश गजब है। यह किसी और के कार्यकाल में नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि 20 साल तक मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, उनके कार्यकाल में ऐसा खेल होता रहा और वो देखते रहे या होने दिया, चलने दिया। अब इसकी कहानी को सुनिए। ये जो आईएएस अधिकारी हैं संतोष वर्मा, इनके बारे में ये कहूंगा कि इन्हें आईएएस होना ही नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज कि इनको आईएएस गलत अवार्ड हुई, इनको आईएएस अवार्ड ही नहीं होनी चाहिए थी। दूसरी चीज कि जब संतोष वर्मा जेल जा चुके, 6 महीने जेल के अंदर रह चुके, बावजूद इसके वो आईएएस कैसे हैं। सिलसिलेवार तरीके से मैं संतोष वर्मा की कहानी को आपके सामने रखूंगा। गौर से सुनिएगा। मध्य प्रदेश और देश के लोग अगर गौर से सुनेंगे तो कहेंगे कि वाकई आईएएस संतोष वर्मा कितने बड़े कलाकार हैं। चूंकि जेल से जेल में जाने के बावजूद भी, फर्जीवाड़ा करने के बावजूद भी वो आईएएस बन गए। मध्य प्रदेश के कई महत्वपूर्ण पदों पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश में संगठन अजास संगठन है, उसके प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं। तो फिर डरना किस बात का, क्योंकि मजबूत संगठन है वो। लेकिन यहां पर नियम, कायदे, कानून, तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सामान्य प्रशासन विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग में बैठे मंत्री, अधिकारी, एसीएस, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री को किस तरीके से बेवकूफ बनाया गया, आज इसकी पूरी कहानी मैं आपके सामने खोलने वाला हूं। गौर से सुनिएगा। आईएएस संतोष वर्मा की कहानी को सुनिए। आईएएस संतोष वर्मा जिस समय आईएएस नहीं थे, 2010 की कहानी की बात कर रहा हूं, उस समय आईएएस संतोष वर्मा के संबंध कुछ महिलाओं से बन गए, कथित संबंध महिलाओं से बन गए। और उसके बाद उनके ऊपर यह मामला चलता रहा। तो भाई अब में मामला चलता रहा तो गाड़ी फिर आगे बढ़ती गई। अचानक से इस पूरे मामले में एक शिकायत दर्ज की गई। जब शिकायत दर्ज की गई तो मैं एफआईआर का नंबर भी आपको बता देता हूं। संतोष वर्मा के खिलाफ जो शिकायत दर्ज की गई वो एफआईआर नंबर 851 धारा कौन सी लगी?
294 और 506 भी धारा लगी। उसके बाद जब मामला चलता रहा तो साहब 2019 में इस पूरे मामले को लेकर चार्जशीट पेश की गई। अब मौका क्या आ गया? मौका आ गया डीपीसी का। डीपीसी क्या होती है? आपको आईएएस बनने की प्रक्रिया होती है। चूंकि प्रमोटी आईएएस है संतोष वर्मा, तो इनके आईएएस बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। अब यहां पर क्या हुआ? चूंकि इनके खिलाफ मामला चल रहा था, इनके खिलाफ चार्जशीट पेश हुई थी, तो आपके खिलाफ चार्जशीट पेश है तो फिर आप कैसे आईएएस बन सकते हैं? तो अब यहां पर एक खेल शुरू होता है कि इनका संतोष वर्मा का जो प्रकरण है वो किसी एक जज साहब के पास लगा होता है। तो संतोष वर्मा के दिमाग में यह आता है कि साहब ये तो मेरे खिलाफ कुछ होगा नहीं। तो संतोष वर्मा ने, गौर से सुनिएगा, संतोष वर्मा ने एक अमन सिंह भूरिया नाम के मजिस्ट्रेट, जिनकी सीजेएम होते हैं, जो तय करते हैं कि किस केस को कहां पर लगाना है। बड़ी गंभीरता से सुनिए साहब, जिसको जो करना हो मेरा कर ले, लेकिन मध्य प्रदेश को यह कहानी पता चलनी चाहिए। अंधा कानून और अंधा जीएडी, यह कहानी पता चलनी चाहिए मध्य प्रदेश को। तो अमन सिंह भूरिया से संपर्क किया गया और अमन सिंह भूरिया से संपर्क करने के बाद, यानी कि सीजीएम से संपर्क करने के बाद, यह कहा गया आईएएस संतोष वर्मा ने कि यार मेरे परिचित के एक जज हैं जिनका नाम है ब्रजेंद्र रावत, मेरा प्रकरण ब्रजेंद्र रावत के यहां पर लगा दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। और जनाब, आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अंधे कानून की कहानी को देखिए कि यह पूरा प्रकरण, आईएएस संतोष वर्मा का प्रकरण, जज ब्रजेंद्र रावत के यहां चला जाता है। जब यह मामला चला जाता है तो दो ऑर्डर निकल कर आते हैं। हमारे के साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हैं, वो भी इस मामले को गौर से सुने, उनको समझ में आएगा कि अंधा कानून और अंधा जीएडी और सरकार की सेटिंग, जजों की सेटिंग और खेल कैसे होता है। उसके बाद जब यह ब्रजेंद्र रावत के पास ट्रांसफर हो जाता है, मैं जो बताने वाला हूं वो आपको कोई नहीं बता सकता। अंदर की कहानी मनोज मनु आपको बता रहा है। और यह शर्मनाक है तत्कालीन मुख्यमंत्री के लिए भी, तत्कालीन प्रशासन के लिए भी, कि यह खेल होता रहा और इस खेल को सब देखते रहे और होने दिया। यह कानून के साथ मजाक है, यह सरकार के साथ मजाक है, यह उन लोगों के साथ मजाक है जो लोकतंत्र की बात करते हैं, जनता के भरोसे पर चुनकर आते हैं। गौर से सुनिए, अमन सिंह भूरिया ने यह मामला ब्रजेंद्र रावत के यहां लगा दिया। किसके कहने पर? आईएएस संतोष वर्मा के कहने पर, क्योंकि दोनों के बीच सेटिंग थी। सेटिंग की भी बात करूंगा। अब क्या हुआ? इस पूरे मामले में दो ऑर्डर आते हैं, दो ऑर्डर सामने निकल कर आते हैं। एक ऑर्डर कहता है कि आईएएस संतोष वर्मा को बरी किया जाता है। एक और ऑर्डर आता है और उसमें यह कहा जाता है कि साहब दोनों के बीच राजीनामा हो गया है, इसलिए अब कोई मामला बनता नहीं है, खेल खत्म। किस मामले में? जो एफआईआर नंबर 851, जिसमें एक महिला है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उनकी पहचान को उजागर नहीं करना चाहता, जिनके साथ कुछ अनैतिक संबंध संतोष वर्मा के थे, कथित संबंध संतोष वर्मा के थे। यह उस मामले की बात कर रहा हूं जिसमें एफआईआर हुई थी। एफआईआर नंबर 851, धारा लगी थी 294 और 506 बी। अब इसमें दो मामले सामने आ जाते हैं। अब जब दो मामले सामने आ जाते हैं तो यहां पर डीपीसी आ जाती है। डीपीसी में क्या होता है कि जब अगर किसी भी इस तरह के विवादास्पद मामले हैं, उसमें आपका राजीनामा हो जाता है। ये सारी जो हियरिंग है, ये सारे जो प्रकरण हैं, कौन किस तारीख को कौन सा लगा, वो आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको चल रहा है। अब इसमें क्या हुआ? जीएडी ने जो ऑर्डर था, वो ऑर्डर बरी होने का ऑर्डर, जो बरी किया गया संतोष वर्मा को, वो ऑर्डर संतोष वर्मा ने जीएडी को भेज दिया कि भाई मैं बरी हो चुका हूं, चूंकि मेरी डीपीसी होनी है, मुझे आईएएस अधिकारी बनना है, तो मैं बरी हो चुका, ये ऑर्डर ले लीजिए। अब जब ऑर्डर मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग को पहुंचा, जीएडी को पहुंचा, तो जीएडी ने क्या किया? वो ऑर्डर भेज दिया इंदौर पुलिस को। इंदौर पुलिस को ऑर्डर भेज दिया कि भाई जरा देखिए, ये ऐसा ऐसा ऑर्डर आया है, जरा इसकी जांच कर लीजिए, अगर ये ठीक है तो हम डीपीसी को आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो संतोष वर्मा है उनको बरी कर दिया गया। और उसके बाद क्या हुआ कि साहब जो ऑर्डर भेजा गया था जांच के लिए, अब जब जांच के लिए ऑर्डर भेजा गया
तो ये मामला हुआ था, ये प्रकरण भी चला था, आपके ऊपर अपराध भी है, आप की तमाम सारी चीजें। तो इसमें क्या हुआ कि फिर इधर जैसे ही जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग से ये मामला गया इंदौर पुलिस के पास, तो वर्मा ने कहा कि यार मेरे ऊपर तो प्रकरण चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ, तो मेरी तो डीपीसी होगी नहीं। तो वहां पर तत्काल आईएएस संतोष वर्मा ने इंदौर पुलिस से संपर्क किया, और इंदौर पुलिस से संपर्क करने के बाद उनको एक और आदेश, जो दूसरा आदेश था, वो दे दिया कि भाई इस प्रकरण में हमारा राजीनामा हो गया है, जिन्होंने एफआईआर की है, अब उसका कोई लेना देना नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर ले लीजिए। अब कहानी यहां से शुरू होती है। कहानी यहां से शुरू कैसे होती है? अमूमन अगर किसी मामले में राजीनामा हो गया है तो सरकार ऊपर की कोर्ट में अपील नहीं करती। ये और दूसरा ऑर्डर संतोष वर्मा ने इसलिए दिया क्योंकि अगर जो बरी वाला मामला था, अगर वो बरी वाला जो कोर्ट का आदेश ब्रजेंद्र रावत का था, अगर वो जीएडी चला गया तो सरकार इसमें ऊपर की अदालत में जा सकती है, ऊपर इस प्रकरण को ले जा सकती है। लेकिन अगर राजीनामा हो गया है, दो शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच राजीनामा हो गया है, दोनों की सहमति बन गई है, तो सामान्य तौर पर सामान्य प्रशासन विभाग ऊपर इस केस को लेकर नहीं जाता है, ऊपर की अदालत में नहीं जाता है, वो उसे खत्म मान लेता है। और इसको खत्म मानते हुए डीपीसी हो गई और संतोष वर्मा साहब आईएएस बन गए। लेकिन बाद में क्या हुआ? बाद में यह हुआ कि इंदौर पुलिस को लगा कि यार ऐसा तो नहीं कि लोक अभियोजन को कहीं मैनेज कर लिया गया, तो हमें इस मामले को जरा गंभीरता से लेना चाहिए। तो इसमें क्या हुआ कि साहब इस पूरे मामले को परखने के लिए, जांचने के लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया गया। एसआईटी का गठन कर दिया गया, और जब एसआईटी का गठन किया गया तो 2021 ये जो फर्जीवाड़ा है, इसमें क्या हुआ? अचानक से जब इंदौर पुलिस एक्टिव हुई, तो इंदौर पुलिस एक्टिव हुई तो ब्रजेंद्र रावत ने कह दिया कि भाई ये ऑर्डर तो मैंने दिया ही नहीं है, ये ऑर्डर तो मेरे है ही नहीं है, ये तमाम सारी चीजें हो गई। इसकी शिकायत भी हो गई। 2021 में आईएएस संतोष वर्मा को जेल भेज दिया गया। वो वीडियो आपके सामने मौजूद है जिसमें आईएएस संतोष वर्मा को जेल भेजा गया। फर्जी ऑर्डर की बात की गई, फर्जी ऑर्डर, और ब्रजेंद्र रावत ने अपने हाथ पैर झाड़ लिए कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब लेकिन हुआ क्या? एसआईटी का गठन हुआ। एसआईटी का गठन हुआ तो एसआईटी ने इसमें जांच पड़ताल शुरू की, और जांच पड़ताल जब शुरू हुई तो जनाब जो अमन सिंह भूरिया मजिस्ट्रेट हैं, सीजेएम हैं, और जो ब्रजेंद्र रावत हैं, और आईएएस जो तथाकथित आईएएस हम इसे कहेंगे संतोष वर्मा को, जो आईएएस ब्रजेंद्र रावत हैं, इन तीनों के कंप्यूटर को, लैपटॉप को, फोन को एसआईटी ने जब्त कर लिया। और जब इसमें से माल निकाला तो जानते हैं क्या निकल कर आया? गठजोड़, सेटिंग, खेल। ये तीनों एक दूसरे के संपर्क में थे, ये तीनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, ये इस प्रकरण के संबंध में बात कर रहे थे। उनके चैट निकल आई सामने, और जब चैट निकल कर सामने आई तो फिर खेल खुल गया, और खेल खुला और पता चला कि किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। चैटिंग मिल गई, इस चैटिंग में अंधा कानून दिखाई दिया, और जीएडी का जो खेल था वो दिखाई दिया। अब सबसे बड़ी बात है, जो बरी करने वाला ऑर्डर है संतोष वर्मा का, वो आज भी अभी भी चल रहा है, जिसे ब्रजेंद्र रावत के यहां से फर्जी बताया गया। तो जब वो फर्जी है और अभी भी इस पूरे मामले में प्रकरण चल रहा है, तो आईएएस संतोष वर्मा आईएएस बन कैसे गए? संतोष वर्मा एसएएस राज्य प्रशासनिक अधिकारी एक आईएएस बन कैसे गया? ये सबसे बड़ी बात मैं पूछना चाहता हूं। ये अंधा कानून नहीं है तो क्या है? ये अंधा जीएडी नहीं है तो क्या है? और सबसे बड़ी बात है कि जब प्रकरण चल रहा है तो भारतीय प्रशासनिक सेवा, यूपीएससी क्या कर रहा था, जीएडी क्या कर रहा था, मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही थी, ये पूरा खेल मैंने आपके सामने बता दिया, और पूरे पेपर आपके सामने चल रहे हैं। कलम फिर इस पर करेंगे, लेकिन आप सोचिए,
सारे पेपर, सारे सबूत, सारे तथ्य संतोष वर्मा के, सारा खेल, फर्जीवाड़ा, चैट, जजों की सेटिंग, सब कुछ सरकार के पास है, लेकिन आज तक सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की। आज तक सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की है। और संतोष वर्मा, जो कि कथित आईएएस में ऐसे कहूंगा, फर्जीवाड़े के साथ आईएएस बना हुआ है, पूरा प्रशासनिक अमला मिला हुआ है, और आज तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि संतोष वर्मा तो अदालत में भी सेटिंग कर लेते हैं, पूरा खेल कर लेते हैं, और खेल कर लेते हैं तो कुछ भी बोल सकते हैं। और बयान उन्होंने एक समाज को लेकर दे दिया, और बयान जब समाज को लेकर दिया तब यह पता चला कि संतोष वर्मा कितने बड़े खिलाड़ी हैं। चूंकि सारा खेल वो अपने हिसाब से रचते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी कहूंगा तो कोई मुझे क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को एक बड़ा सबक, आपको याद होगा कि चंबल संभाग में माई के लाल का एक सेंटेंस आया था, एक वाक्य निकल कर आया था, और जब यह वाक्य निकल कर आया तो शायद सरकार ने, उस वक्त की तत्कालीन सरकार और उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे बहुत हल्के में लिया, और उसके बाद जो हुआ वो सबने देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश की सरकार इस मामले को गंभीरता से देखेगी और इस पर जल्द कोई निर्णय लेगी। आईएएस संतोष वर्मा के खिलाफ कोई बड़ा निर्णय लेगी, क्योंकि मैं कांग्रेस, बीजेपी, समाज के तमाम लोगों से बात कर रहा हूं। बीजेपी में भी कई ब्राह्मण, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या नेता हो, उन सब के अंदर एक उबाल है। वो केवल सरकार की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर नहीं कार्रवाई हुई तो फिर हमें उतरकर सड़कों पर आना पड़ेगा। अरे भारत सरकार के एक केंद्रीय मंत्री सतीश दुबे ने भी इस बात को लेकर गंभीरता से लिया है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार अगर गंभीरता से नहीं ले रही है तो रायसेन जैसा और माई के लाल जैसा बड़ा बवाल मध्य प्रदेश में होने जा रहा है। मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। संजना रिछारिया, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय ब्राह्मण